So good morning everyone. Today we are going to start with our next chapter, chapter number 6, economic reforms since 1991. One of the important chapter in our unit 1. So हमने अभी तक अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन पढ़ ली, इंडस्ट्रियल सेक्टर की पढ़ ली, फॉरेन सेक्टर की पढ़ ली, ठीक है ना. So now it is a time to make changes in these sectors and these changes are known as reforms. ठीक है. सो मैं आपको एक बार ना इनका मीनिंग पढ़ के बता रहा हूँ, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेना कि रिफॉर्म्स क्या होते हैं. ठीक है. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन. Economic reforms are the long-term dynamic combinations of policies and programs for the speedy growth, efficiency in production and makes a competitive environment. इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम जब पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफॉर्म्स. सो इंडिया में रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 1991 में. पीएम कौन था उस टाइम पे? पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलके हमारे इंडिया की इकोनॉमी में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. सो व्हाट आर द वेरियस नीड्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स? ठीक है. फर्स्ट था हमारे पास 1951 से लेके 1990 तक हमारे फॉरेन एक्सचेंज की जो इनकम थी वो कम हो चुकी थी. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बिकॉज हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू आईपीआर हमने एक्सपोर्ट्स भी कम कर दिए, इंपोर्ट्स भी कम कर दिए थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. सो इस तरह से हमारे पास पैसा कम बचना शुरू हुआ. फर्स्ट रीज़न ये था. सेकेंड, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब हमने आईपीआर में बोला था कि पब्लिक सेक्टर को एंटर करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिन्होंने करप्शन को बढ़ावा दिया और भी कई तरह की माल प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, जिस वजह से क्या हुआ, कई हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो डिसइन्वेस्ट होना स्टार्ट हो गई. सो उस डिसइन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए रिफॉर्म्स का इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था. फिजिकल डेफिसिट डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, मतलब कि कंट्री की बोरिंग्स जो है वो हर साल बढ़ती जा रही थी. डेफिसिट इन बीओपी में हमारे पास डेफिसिट बच रहा था, मतलब कि लॉस बच रहा था, बिकॉज आवर इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स. इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ रही थी. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी. ठीक है. सो इसीलिए मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव एज अ पीएम, इन्होंने हमारे इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे. वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे 3 फेजेस में थे. द फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन एंड द थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. सो लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया था? एलिमिनेशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स. Liberalization is a process in which there is an elimination of a licensing system introduced in IPR 1956, and there was also a removal of trade barriers which was introduced earlier in the form of taxes. Okay, so basically जब हम अपने licensing system को खत्म करेंगे और trade barriers को remove करेंगे, उस process को हम क्या बोलते हैं? Liberalization. ठीक है. So liberalization इंडिया में इसके 5 reforms थे liberalization के further. Industrial reforms, financial sector reforms, fiscal reforms, foreign exchange reforms and trade and investment reforms. तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए. रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस. लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म हो गया कंप्लीटली. रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर के रोल को हमने कम किया, क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था. क्योंकि पब्लिक सेक्टर को पहले इंट्रोड्यूस करके क्या किया हमने? डिसइन्वेस्टमेंट करके उनका स्टेक हम किसको बेच रहे हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को. तो यहाँ पे आएगा पब्लिक सेक्टर का रोल कम हुआ. मेकिंग एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 में. ठीक है ना. तो ये एनफोर्स हुआ था 1970 में, जिसका मेन मोटिव क्या था? अब जो भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में, अगर उन्होंने अपनी कोई और नई ब्रांचेस ओपन करनी है तो उनको दोबारा से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अंडर एमआरटीपी एक्ट. फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स. पहले क्या था हमारे इंडिया में? हम हमारे लिए इंपोर्ट जो था हम वो नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी आर डूइंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. सो नाउ इन 1991 गवर्नमेंट ने हमें अलाउ कर दिया कि आप अपनी कैपिटल गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी मशीनरी थी जो हम इंडिया में रह के प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे. ठीक है. सो ये थे हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स.
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनको चांस दिया गया कि आप आगे आके इंडिया के फाइनेंशियल सिचुएशंस में कंट्रीब्यूट करो। रोल ऑफ आरबीआई को हमने चेंज किया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि 1991 से पहले आरबीआई सिर्फ चेक करता था कि हर एक बैंक प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन अब वो फैसिलिटेटर भी बन गया। मतलब कि अगर कोई बैंक गलत डायरेक्शन में जा रहा है या जिसको अगर किसी को कोई ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ रही तो उसको गाइडेंस या डायरेक्शंस कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई। पहले नहीं था इनके पास ये राइट, 1991 में आया अंडर लिबरलाइजेशन। एफडीआई की लिमिट हमने इंक्रीज करके कितनी कर दी? 51। अब अगर आपने कंपैरेटिव डेवलपमेंट लास्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब चाइना ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उन्होंने अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंक्रीज करके कितनी कर दी थी? 100%। और हमने कितनी किया? सिर्फ 51%। ओके। फाइनेंशियल, फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स, इसमें क्या हुआ कि भाई टैक्सेस कम किए गए, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब जिसकी इनकम ज़्यादा है उसका टैक्स भी ज़्यादा बनेगा, जिसकी इनकम कम है उसका टैक्स भी कम बनेगा। इसी को बोलते हैं हम, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। 1991 में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? अपनी ही करेंसी को डीवैल्यू कर दिया गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट करती है तब डीवैल्यूएशन, जब मार्केट फोर्सेस करती हैं तब डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब डीवैल्यूएशन हुई तो एक्सपोर्ट्स बढ़े। पहले $1 की वैल्यू थी 70, अब $1 की वैल्यू रहेगी 65। तो इससे क्या होगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे अब यहाँ पे? सोच के बताओ अगर आप मुझे। सॉरी, डी वैल्यू का मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी इसकी 75। अब अगर पहले कोई अमेरिकन इंडिया में आके 1 रुपी खर्च करता था अपने देश का, तो उसको 70 रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज मिलती थी। नाउ ऑनवर्ड्स जब वो डीवैल्यूएशन के बाद आया तो उसको 75 की गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, तो वो इंडिया से ज़्यादा गुड्स लेके जाएगा, तो इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। 1991 के बाद हमारे इंडियन सिस्टम ने, मतलब आरबीआई ने फ्लेक्सिबल सिस्टम को अडॉप्ट किया। मतलब कि डीवैल्यूएशन करने के बाद उन्होंने हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसकी डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया। जितनी डिमांड या सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। लास्ट वन इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, रिडक्शन इन कोटा मैंने आपको बताया था, क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट, क्वांटम ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल ही खत्म कर दी, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी है लेकिन काफ़ी कम कर दी, लाइसेंसिंग सिस्टम रिमूव कर दिया। सो बेसिकली लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, ये चीज़ याद रखना, एलिमिनेशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। फाइन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। इसके 5 तरह के रिफॉर्म्स हैं। बहुत अच्छे से ये टॉपिक करना, बिकॉज यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप होगा ही होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। सो भाई प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? बेसिकली इट इज अ आउटकम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजेस। क्यों? ताकि हम एफिशिएंसी मेंटेन कर सकें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, ठीक है, और रिमूव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे कि करप्शन, इन चीज़ों को ख़त्म कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे ना प्राइवेटाइजेशन में, जब प्राइवेटाइजेशन हुई 1991 में, तब इंडिया ने ऐसी एक, हमारे पास 9 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको एक प्रॉपर डेजिग्नेशन दी गई, जिनको हम बोलते हैं नवरत्नस, ठीक है, नवरत्नस। सो ऐसी कौन सी 9 इंडस्ट्रीज थी? 9, ठीक है। ऐसी कौन सी 9 इंडस्ट्रीज थी जिनको प्राइवेटाइजेशन के अंडर एक डेजिग्नेशन मिली थी एज अ रतन्स, नवरत्नस, ओके। सो ऐसे थे हमारे पास इंडियन ऑयल, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज भारत पेट्रोलियम,
Next is ONGC, Oil and Natural Gas Company, SAIL, Hindustan Petroleum, ठीक है, भेल, IPCL, VSNL और द लास्ट वन इज NTPC। ठीक है, आप ये 9 के 9 नेम्स आप अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कीजिए। आपका मेन टास्क क्या है कि जहाँ पे इनकी ये फुल फॉर्म्स हैं इसको आपने नेट से सर्च करके यहाँ पे कंप्लीट करना है कि लाइक ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, VSNL क्या होता है, ठीक है ना, विचार संचार निगम लिमिटेड। तो इस तरह से आपको इन सबको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ इतना ही है कि भाई हमने अपनी प्राइवेट सेक्टर के रोल को इनकरेज किया ताकि डिसइन्वेस्टमेंट कम हो सके। यहाँ पे एक और सेक्टर आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कम हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। एक छोटा सा टॉपिक था प्राइवेटाइजेशन का। मेन इन तीनों में से है हमारे पास लिबरलाइजेशन। ओके, सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट, वी आर गोइंग थ्रू ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखो अगेन छोटा सा टॉपिक है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ आपने उतना ही टॉपिक करना है। ऑलराइट, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली मर्जर ऑफ वन इकोनॉमी विद अनदर। मर्जर ऑफ वन इकोनॉमी विद अनदर। जैसे कि अगर इंडिया ने यूएसए की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया तो इंडिया के कुछ कल्चर्स यहाँ पे जाएंगे, यूएसए के कुछ कल्चर्स इंडिया में आएंगे। इसी का हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आज हम व्हाइट बोर्ड मार्कर्स, कैमरा, मोबाइल फोन्स, एसी, ट्यूब लाइट्स, फैंस, हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग आवर लैपटॉप्स। ठीक है ना, अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो आज हम एसी का यूज़ ही ना कर रहे होते। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो आज हम एलईडी टीवीज़ ना ले सकते, ना ही स्मार्ट टीवीज़ देख सकते, ना ही हमारे पास स्मार्टफोन्स होते, ना ही हमारे पास लैपटॉप्स होते। ठीक है ना, ये सब कुछ किसकी देन है? ग्लोबलाइजेशन की। सो ग्लोबलाइजेशन इसीलिए इम्प्लीमेंट हुई थी ताकि हम बाहर की दुनिया को देखें कि भाई बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और जो हमारे इंडिया में था उनको बाकी मार्केट्स तक पहुंचाना। मतलब डोमेस्टिक कंपनीज के फ्यूचर को या उनकी डिमांड को, उनकी लिमिट्स को एक्सपैंड करना, वो था हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या थे देखो मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन लिमिट ऑफ इक्विटी। इससे क्या हुआ हमारे पास ग्लोबलाइजेशन से? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी। जब ग्लोबलाइजेशन हुई, हमने अपने बॉर्डर्स पूरी वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिए, तो बाहर से बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया में आके अपनी इन्वेस्टमेंट की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी तभी ओपन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन टैरिफ। अब भाई पहले तो हमने चाइना को या यूएसए को मना कर दिया कि भाई हमने तुम लोगों के साथ ट्रेड नहीं करना ड्यूरिंग 1956। तो अभी ऐसा क्या होगा कि वो कंट्री हमारे साथ ट्रेड करने के लिए एग्री करेगी? तो अभी क्या होगा, राइट नाउ हमने अपने ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए, मतलब कि हमने अपने टैक्सेस को रिमूव कर दिया। राइट, नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि कोटा सिस्टम अबॉलिश कर दिया हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे ना, जहाँ पे आप अपनी बुक की रीडिंग खत्म करोगे, पहली बात तो मैंने आपको जितना टॉपिक करवाया इतना तो आपने करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास? अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। देखो ये हमारे पास नीड थी ना, सो आपके पास अचीवमेंट भी यही बनेगी। अब अपनी बुक में ध्यान से पढ़ना। हमने भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस की? क्योंकि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम थी, तो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर ले ड्यूरिंग एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पब्लिक सेक्टर को खत्म करके हमने प्राइवेट सेक्टर को आगे किया।
फिजिकल डेफिसिट हमने कम किया, बीओपी हमने कम किया, मतलब डेफिसिट बीओपी का कम किया, इन्फ्लेशन लेवल हमने कम किया, ये सारी हमारी अचीवमेंट्स बनेंगी, ठीक है। और साथ साथ इसके कुछ फेलियर्स भी थे। अब वो फेलियर्स क्या थे वो मैं आपको एक बार ना एक एक लाइन में पढ़ के बता रहा हूँ, ताकि कल को आप बुक में ढूंढो ना। एक तो भाई एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक भी रिफॉर्म नहीं हुआ था, जितने भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो सारे के सारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए थे, ना ही एग्रीकल्चर के लिए थे, ना ही टर्शरी सेक्टर के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट एंड मेन ड्रॉबैक था। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी कम हो गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो गई, क्योंकि भाई कल ग्लोबल कंपटीशन आ गया मार्केट में, ठीक है। सो अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सी कंट्री लिबरलाइजेशन को फॉलो करेगी या कौन सी नहीं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने हैं, ठीक है। सो इंडिया, चाइना, ठीक है, यूएसए, इन तीनों कंट्रीज के बीच में लिबरलाइजेशन डिसाइड हुआ, मतलब कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। सपोज ये जस्ट आपको एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सो इन तीनों कंट्रीज ने एक चीज डिसाइड की, अगर हम तीनों एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो हम किसी भी तरह का ट्रेड बैरियर चार्ज नहीं करेंगे, ऑलराइट। सो अगर इन तीनों में से किसी एक कंट्री ने धोखा दे दिया तब क्या करेंगे। सो इसीलिए पहले हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था विद 23 कंट्रीज, ठीक है, जिनका मेन काम क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज करना, मतलब वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंक्रीज करना, वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, राइट। नाउ गैट इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसको एलिमिनेट करके हमने WTO बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना? 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। सक्सेसर ऑफ गैट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में, और इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज हैं हमारे पास 164, ठीक है। इसका मतलब WTO के अंडर 164 कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये 164 कंट्रीज जब भी एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे वो हमेशा लिबरल ट्रेड करेंगे, मतलब कि फ्री ट्रेड करेंगे। अगर कोई कंट्री, ठीक है ना, जैसे कि मान लो पूरे वर्ल्ड में एक मशीनरी है जो कि सिर्फ इंडिया वाले प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो उनके पास मोनोपोली राइट है, तो वो कुछ % टैक्स चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि दूसरी कंट्री के लिए वो ट्रेड बैरियर बने, ठीक है ना। सो कहता है कि अगर कोई कंट्री, जैसे कि यहाँ पे अगर तीनों में से कोई भी एक कंट्री मुकरती है, ठीक है ना, तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती, तो उसके लिए WTO रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो पहले था गैट, ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसकी मेंबर कंट्री थी 23, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना इसका मेन मोटिव था, एंड WTO इज द सक्सेसर ऑफ गैट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक सो आपने 10th चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन चैप्टर किया था, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स आए थे, इसके नहीं आए थे तो आपकी बुक में गिवन है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, नेचर, इंपॉर्टेंस, ये सब सेम है ऑफ WTO, ठीक है। तो पहले उसकी इंट्रोडक्शन देके बता के उसके बाद उसके नीचे पॉइंट्स एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था हमारे पास, चैप्टर नंबर 6। इसके बाद के जो हमारे चैप्टर्स हैं 4-5 ही रह गए हैं आई थिंक सो, तो वो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, तो हार्डली 15 या 20 मिनट्स का एक लेक्चर होगा, तो उसको हम ध्यान से करेंगे, ओके। सो इसको अच्छे से रीड करना, जो भी आपकी क्वेरी होगी मेरे को ग्रुप में शेयर करना, ओके। गुड बाय एंड टेक केयर।